गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद दूसरी क्लास में फिर हमने उसकी विशेषताओं को बारे में पढ़ा और पिछली क्लास में कृष्णा विद गोपीज़ नाम की जो पेंटिंग है उसको हमने पढ़ा। यानी दो पेंटिंग में एक पेंटिंग जो कृष्णा विद गोपीज़ नाम से यानी कृष्ण गोपियों के संग, वो एक पेंटिंग के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरी पेंटिंग जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की है, नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। यानी नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये एक पेंटिंग है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है अगर आप इसे देखें। और इस पेंटिंग में भी हम देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाले दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम पेंटिंग के बारे में, किसी भी पेंटिंग के बारे में जब हम लिखते हैं तो हमें उसी तरह जैसे हम आज अभी तक लिखते आए हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें लिखना है पेंटिंग का नाम, यानी चित्र का नाम। तो चित्र का नाम है नंद यशोदा और कृष्ण गोकुलपुरी जाते हुए, ये चित्र का नाम है। और उसके बाद हम लिखते हैं सबसे पहले ये नंद यशोदा और कृष्ण गोकुलपुरी जाते हुए, इसको हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि इसके चित्रकार कौन हैं। तो इसके चित्रकार हैं नैनसुख, इनका नाम है नैनसुख। उसके बाद ये किस उपशैली में बनी है, ये पेंटिंग किस उपशैली में बनी है। तो ये कांगड़ा, अगर हम देखें यहाँ कांगड़ा उपशैली में ये पेंटिंग बनी हुई है। फिर तो ये तीन टॉपिक हमारे हो गए जो हमने इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी कि इस पेंटिंग को बनाने वाले नैनसुख थे, कलाकार का नाम नैनसुख, ये कांगड़ा उपशैली में बनी है। इस पेंटिंग का नाम है नंद यशोदा और कृष्ण गोकुल वासियों के साथ वृंदावन जाते हुए। अब वो कॉमन पॉइंट जो है जो हमेशा से हम करते आए हैं जो कि ये किस माध्यम से पेंटिंग बनी है, तो वही कागज़ पर जल रंगों द्वारा, ये कॉमन पॉइंट है। फिर इसको किस तकनीक से बनाया गया, तो टेम्परा टेक्निक ये एक कॉमन पॉइंट है। फिर इसका संग्रह यानी इसका कलेक्शन किस जगह पे है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली यानी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में इसका संग्रह है। ये एक कॉमन पॉइंट है जो हम पीछे से करते चले आए हैं सारी पेंटिंग में। सारी पेंटिंग को अलग से जब भी हम लिखेंगे 3 पॉइंट इसके अंदर कॉमन रहेंगे। उसके बाद ये किस समय में बनी है ये पेंटिंग, इसका काल क्या है, ये कब बनी है। तो ये 1785 से लेकर 1790 के बीच में, 1785 से लेकर 1790 से इस बीच में ईस्वी में ये पेंटिंग बनी है। अब जब हम इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जैसे आंसर देते हैं उस तरह से हमने ये सारे एक एक पॉइंट लिख दिए पॉइंट वाइज। उसके बाद अब हम लिखेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु जो हम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले विषय वस्तु में हम इसे लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में कि इस पेंटिंग में बेसिकली हो क्या रहा है, तो हम उसके लिए पेंटिंग को पहले एक बार देखें कि ऐसा लगना चाहिए कि पेंटिंग हमारे नज़रों के सामने है। वह हम उसको पेंटिंग में जो कुछ हो रहा है उसको हम विषय वस्तु यानी इसका विषय क्या है, किस विषय पेंटिंग बनी, उसको देखने के बाद पता चलेगा। तो इसको हम विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर करके हेडिंग डालेंगे, उसमें ये लिखेंगे और उसमें उस हेडिंग में ये पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट हम जो इसको विषय वस्तु में लिख देंगे, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि
इस लघु चित्र में गोकुलवासी नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाए गए हैं। ये लघु चित्र नैनसुख नामक चितेरे ने 1785 से 90 ईस्वी की अवधि में, यानी समय में, काल अवधि में इसका चित्रण किया है। ये हम सब्जेक्ट मैटर में इतने पॉइंट्स को लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पेंटिंग का विवरण या पेंटिंग का विवरण। तो अब जब हम पेंटिंग का विवरण लिखेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि पेंटिंग बिल्कुल हमारे सामने है, पेंटिंग हमारे सामने है। अब पेंटिंग को हम पहले एक बार देखें, पूरी पेंटिंग को। पूरी पेंटिंग जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल साफ नज़र आता है कि पेंटिंग के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तानी जो कला का तरीका था वो चटकीले भड़कीले कलर का इस्तेमाल करना था, और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का भी अपना जो तरीका था, बहुत ज़्यादा चटकीले भड़कीले कलर इस्तेमाल होते थे। लेकिन जब पहाड़ों पर मुग़ल दरबार के चित्रकार जब पहाड़ों पर जाकर बस गए और उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू करी, तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में नए तरह की कला का जन्म हुआ, और वहाँ पे हमें बहुत सारे चटकीले भड़कीले रंगों के साथ साथ सोबर कलर नज़र आने लगे। जैसे अगर हम इस पेंटिंग को देखें, अब हमें डिस्क्राइब करना है, तो दूसरी चीज़, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले चित्र बनने लगे, भीड़ भाड़ वाले। जैसे मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग की ये परंपरा थी कि वो भीड़ भाड़ वाले थोड़ा चित्र बनाया करते थे, जिसमें बहुत क्राउडेड फिगर्स होती थी, बहुत ज़्यादा लोग होते थे। ऐसे फिगर बहुत ज़्यादा बने हैं। तो अब हम इसको विवरण लिखेंगे कि ये भगवत पुराण के ऊपर की व्याख्या का कोई एक आधारित एक सीन है, एक चित्र है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रकार ने इसको बनाने की कोशिश की है। इसमें तकरीबन 13 मानव आकृतियां हैं, और इसमें जो 3 आकृतियां हैं वो यमुना नदी के अंदर नहाते हुए, तैरते हुए दिखाया गया है। इसमें आगे जो फ्रंट के पोर्शन में अगर हम देखें तो 3 आकृतियां बिल्कुल आगे की तरफ नहाते हुए दिखाए गए हैं, और पानी का कितना अच्छा फील आया है कि कुछ एक आकृति यहाँ पे पानी के अंदर डूब के जा रही है, एक आधी बाहर है, आधी पानी में है, और एक तैरते हुए आधा बाहर है और आधा जिस्म उनका पानी के अंदर है। यानी पानी के जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश की है। जो पारदर्शिता है कि अंदर के पोर्शन जो नज़र आता है पानी के अंदर, उसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। ये इसके पेंटिंग के फ्रंट पार्ट में ऐसा है। फिर तट के, ये यमुना नदी है, यमुना नदी में नहाते हुए दिखाया गया है, और इसके जो तट के उस पार बाकी बची हुई 10 फिगर जो है इसके अंदर दिखाई गई हैं। 9 फिगर है, 9 फिगर इसके अंदर दिखाई देती हैं हमें। और इसके अंदर एक तैरते हुए दिखाएगा, और बाकी सब फिगर नदी के उस पार दिखाई दे रही हैं, अलग अलग मुद्राओं में हैं, इधर उधर विभिन्न अलग अलग कलर के वस्त्र पहन रखे हैं सभी लोगों ने। किसी ने लाल, और ज़्यादातर जो फिगर हैं आप देखें कि सब सिर्फ नीचे के पोर्शन में सब ने कपड़े पहन रखे हैं, और ऊपर की तरफ से वो खुले यानी अर्धनग्न हैं, आधे कपड़े पहन रखे हैं। और सिर्फ 2 फिगर ऐसी हैं जिन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं। वो पीछे, ये 2 फिगर जो हैं ये पीछे के, इन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, और इन्होंने कलरफुल, आप देखें कि कलर श्री कृष्ण को अगर इसमें बीच में दिखाया गया है, वो उनको नीले रंग के, उनका जो कलर जो दिखाया गया है उन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, जिन्होंने पीले रंग की धोती पहन रखी है। और
आभूषण इन्होंने पहन रखे हैं, सोने वाले आभूषण, सोने के आभूषण यानी गहने, ज्वेलरी जो है वो सुनहरे रंग की पहन रखी है। और माला, एक बहुत लंबी सी गले के अंदर माला, वाइट कलर के फूलों की एक माला बहुत लंबी सी पहन रखी है। सर के ऊपर एक मुकुट है, जो वो भी सुनहरे रंग का मुकुट है, उसको दिखाया गया। और ये वृंदावन को, गोकुल वासियों को वृंदावन की तरफ इशारा करके, उंगली का इशारा करके वृंदावन के जो सुनहरी जो सुनहरे वृंदावन के जो महल हैं और नगरी है, पूरे नगरी को दिखाया जाए। सुनहरी नगरी कहलाती थी वृंदावन, उसको दिखा रहे हैं, दिखाते हुए इसमें दिखाया गया है। और ज़्यादातर जो गोकुलवासी नंद और यशोदा जो हैं उनके साथ, वो बड़े आश्चर्य से, जो वही नंद और यशोदा वही है जो पूरे कपड़े में देखे जा सकते हैं। नंद और यशोदा का छोड़कर बाकी सब ने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, आधे कपड़े पहन रखे हैं। नंद और यशोदा, ये जो पीछे के जो ये दोनों फिगर हैं, इन्होंने सिर्फ पूरे कपड़े पहन रखे हैं। और ये बहुत आश्चर्य से उस ओर देख रहे हैं, किधर, वो सुनहरी जो नगरी है वृंदावन, उसको बहुत इमारतों को बड़े आश्चर्य के साथ, बड़े की ताज्जुब के साथ देख रहे हैं कि कितनी उसकी खूबसूरती, उसकी भव्यता से एकदम देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। और नंद और यशोदा छोड़कर साफी सभी लोगों मैंने बताया कि आधे कपड़े पहन रखे, एक वस्त्र विहीन है, यानी आधे शरीर जो है वस्त्र विहीन है, आधे कम होते हैं। और अन्य एक मुकुटधारी एक आदमी, एक और दूसरी फिगर है जो उसने मुकुट, एक और फिगर ने पहन रखा जो नीले ही वस्त्र में है। अन्य एक है दूसरी, ये देखिए, ये एक और फिगर है जो नीले रंग के ही वस्त्र में दिखाया गया। वो उसमें एक कयास लगाया जाता है कि वो ज़्यादातर है कि वो बलराम का चित्र है, जो धार्मिक ग्रंथ में, भगवत पुराण में जो व्याख्या की गई है उस कहानी की, जो उस सीन की, तो उसमें बलराम का जो सीन है, वो बलराम को दिखाया गया कि वो भी अपने हाथ से ऊपर इशारा करते हुए, और उनको अलग दिखाने के लिए थोड़ा मुकुट भी उनको भी पहना दिया गया है कि वो भी वृंदावन की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं कि वो वृंदावन की तरफ उनका हाथ का इशारा है। और ज़्यादातर जो भी आकृतियाँ हैं, सब ने जो कपड़े नीचे पहन रखे हैं वो तकरीबन धारीदार कपड़े हैं और रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे हैं। नदी के तट के बाईं तरफ जो एक विशाल पेड़ है, देखिए पेड़, बाईं तरफ अगर देखें तो ये बाईं तरफ ये पेड़ है, पेड़, और इस पेड़ पे देखें एक ये जो तना कटा हुआ है, इस पेड़ पे, उस पे एक पक्षी बैठा हुआ है। पेड़ का जो ये तना है ये कटा हुआ है और इस पे एक पक्षी बैठा हुआ है, और दूसरा जो तना जिसके ऊपर एक पक्षी और बैठा हुआ है, वो दूसरा तना है उसका, और वो हरा भरा है। जो तना जिस पे पक्षी बैठा हुआ वो हरा भरा है। और इसमें पेड़ के अंदर अब देखें तो पत्तों वगैरह को बड़ी डिटेल से बनाया गया है, जो मुगलों का स्टाइल था। पत्तियों को एक एक डिटेल से, एक एक पत्तों को अलग अलग करके अलग अलग कलर से बनाया, बड़ा मनोहर चित्रण करने की कोशिश की गई है। इसके दाहिनी तरफ अगर हम देखें राइट साइड में, तो यहाँ पे भी राइट साइड में भी जो पेड़ है, बड़ा पेड़ दिखाया गया, भव्य पेड़, और उसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर कुछ बेलें भी चढ़ रही हैं, पेड़ों की एक एक पत्तियाँ दिखाई गई हैं। हर पेड़ों की पत्तियों को भी एक एक को अलग अलग बड़ी डिटेल में बनाया गया है। इसमें ये स्टाइल मुगलों का था बेसिकली, कि पेड़ पौधों को भी बहुत डिटेल के साथ, बहुत ऑर्नामेंटल सजावट के साथ बनाया करते थे, क्योंकि ये चित्रकार, मैंने पहले ही बताया कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के चित्रकार बेसिकली मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग वाले ही चित्रकार थे, जो दरबारी चित्रकार थे, जो चले गए पहाड़ियों पे, उन्होंने जाके पहाड़ियों पे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बनानी शुरू की। तो वो अपने साथ जो स्टाइल था उनका काम करने का, वो वही रहा।
तो उन्होंने वहाँ पे अपने स्टाइल को बनाया, बस उनका सब्जेक्ट बदल गया। बजाय राजा महाराजाओं की ज़िंदगी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने मन से चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। और धार्मिक ग्रंथों में जो सीन था, जो उनके दिमाग में, जैसे धार्मिक ग्रंथों में को पढ़ने के बाद जो दिमाग में सीन बनता था, वो सीन को उन्होंने पेपर पे उकेरने की कोशिश की। पीछे बैकग्राउंड, सामने नदी है, बैकग्राउंड नीचे का जो पूरा गार्डन है, जब मैदान है, दूर तक दिखता हुआ मैदान जिसमें पेड़ पौधे, पेड़ लगे हुए हैं, दूर कुछ झोपड़ियां हैं, पड़ी हुई मकान है, गांव एक बसा हुआ, और दूर पीछे जो है लंबे दरख्त दिख रहे हैं छोटे छोटे, और पूरा ग्राउंड जो है हरियाली के साथ है। और बादलों के पीछे झलकता हुआ सुनहरे रंग का बैकग्राउंड जो इसका है, इस पेंटिंग का, उस बैकग्राउंड में बादलों के पीछे सुनहरे रंग का पूरा वृंदावन दिख रहा है। वृंदावन को शहर जो है, पूरा जो है नगरी जो है वृंदावन, सुनहरी नगरी जिसे कहते हैं वृंदावन की, वो पूरे बैकग्राउंड में हमें देखने को मिल रही है। अगर अब हम पूरी पेंटिंग को ओवरऑल देखें, पूरी पेंटिंग को, तो हमें बिल्कुल इस पेंटिंग को देखने के बाद एक एहसास जो होता है कि इसमें बड़े सॉफ्ट कलर इस्तेमाल किए गए। आप ये देखिए कितनी कोमलता है उसके कलर्स जो इस्तेमाल किए गए, जैसे हार्मनी है आपस में। ऐसा नहीं है कि बहुत कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल किए, एक दूसरे से उसमें आंखों को चुभ रहे हैं, ऐसे नहीं। बहुत सॉफ्टनेस है, बादलों के अंदर की जो सॉफ्टनेस है, पानी के अंदर जो सॉफ्टनेस है, हरियाली में जो अपनी एक ज़मीन में कोमलता है, ज़मीन में जो घास है, घास पे जो पैर पड़ेगा तो एक कोमल सा एहसास जो होगा, वो एहसास हमें इस पेंटिंग को देखकर होता है। जो कि मुग़लों का मैंने बताया था कि बहुत सोफिस्टिकेटेड सोबर कलर इस्तेमाल करते थे, तो वो अब देखिए यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में भी वो सोबर कलर नज़र आने लगे। जबकि ये उनकी अपनी लोकल जो कला थी, कोई कला के अंदर कलरफुल, बहुत चटकीले भड़कीले और फोक आर्ट टाइप की कला होती थी, लेकिन इसमें अब कितनी परिपक्वता आ गई, जिसे कहते हैं बहुत मैच्योर पेंटिंग बननी शुरू हो गई। और फिगर वगैरह के अंदर भी एक लय है, और लाइंस बड़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल की गई हैं। इसके अंदर लाइन टूटी फूटी नहीं है, बहुत फ्लो के साथ है, और सॉफ्टनेस है, फिगर के अंदर भी सॉफ्टनेस है, बहुत हार्श फिगर नहीं बनी है, बल्कि फिगर के अंदर जो सॉफ्टनेस है वो साफ नज़र आती है। बादलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, पानी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, ये बड़ा मनमोहक, बड़ा बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाने की कोशिश की गई। और इसमें बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके, यानी बहुत सारे लोगों को एक ही पेंटिंग में बनाना, ये मुग़लों का स्टाइल था। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम मुग़ल छाप हमें पूरी तरह से देखने को मिलती है इस पेंटिंग को। तो ये पेंटिंग इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी दूसरी पेंटिंग थी। दो ही पेंटिंग हमारी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में शामिल है, जिसमें सबसे पहली एक हमने इससे पहली क्लास में डिस्कस की थी कि कृष्ण गोपियों के संग, और वो उसके कलाकार मनकू थे, वो बसोली स्कूल यानी उपशैली में बनी हुई थी। लेकिन ये जो नंद यशोदा और कृष्ण जो वृंदावन जाते हुए, गोकुलवासियों के साथ वृंदावन जाते हुए, ये जो पेंटिंग है, ये हमारी नैनसुख कलाकार हैं, उन्होंने बनाई। और इसके जो शैली है, जो उपशैली है, वो कांगड़ा है। तो कांगड़ा और बसोली ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर रहे हैं पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के। बाकी तो और भी बहुत सारे सेंटर रहे हैं जिसका हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन गुलेर है, कांगड़ा, चंबा है, गढ़वाल रीजन है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी है, पंजाब का भी कुछ इलाका। लेकिन ये जो दो सेंटर है, कांगड़ा और बसोली कांगड़ा, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पीरियड के दो कलाकार मनकू और नैनसुख, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये दोनों पेंटिंग इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसका काम कंप्लीट करके अब दोनों पेंटिंग के बारे में, उससे पहले पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आपने, बहुत से बच्चों ने भेज दिया है काम, आप भी भेजिए। और इसको आज कल तक सब बच्चे कंप्लीट करके, कल शाम तक सब बच्चे अब तक का जितना भी काम है सब कंप्लीट करके मेरे पास ज़रूर सेंड करें। और आपके बकरीद के बाद जस्ट बाद
आपका टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसी पहला यूनिट से आएगा। आज हमारा ये पहला यूनिट यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा पहला यूनिट यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, शुक्रिया।